आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, यदि आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं और आपने केसीसी लोन या किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है तो आपको इस सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में जान लेना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है इसकी जानकारी की कमी की वजह से। ऐसा क्या होता है, जब कोई लोन लेता है और लोन वो फिर चुकाता नहीं है, ईएमआई मिस कर देता है और पूरे के पूरे इंटरेस्ट या लोन को देता नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक ये माफ़ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये जो लोन होगा समाप्त हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग लोन तो नहीं भर पाते हैं, जबकि लोन का जितना ब्याज होता है, जितना लोन ले लिए रहते हैं उसके चौगुना पचगुना हो जाता है। ऐसे में पूरा पूरा लोन ब्याज सहित भरना होता है और साथ ही सहित ऐसा भी हो जाता है कि लोगों को जेल भी हो जाती है। तो सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में बताएंगे। ये जो एक्ट जब नहीं था, उसके पहले जब लोन बांटा जाता था तो बैंक को ये पावर नहीं होता था कि आपके वो संपत्ति जो भी जिस पे भी लोन लिए हैं उसको बेच दें और अपना पैसा निकाल लें, क्योंकि लोग कोर्ट चले जाते थे और कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती थी और बैंक के ऊपर कभी कभी जुर्माना भी लग जाता था। तो बैंक एक तो लोन दे दी, ऊपर से जुर्माना भी भर दी, इस तरह से बहुत सारे बैंक जो है बर्बाद भी हो गए। तो उसी समय सरफेसी एक्ट 2002 आया, जो कि बहुत बाद में आया। सरफेसी एक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इसका फुल फॉर्म यहाँ नीचे लिख रखा हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। जबकि एक्ट 2002 में आया था, इसलिए इसे सरफेसी एक्ट 2002 है। आपको हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे, क्योंकि जानकारी होना आपको जरूरी है यदि आप भविष्य में कोई लोन लेना चाहते हैं या आप भी कोई लोन में है, किसी भी लोन में, केसीसी में हो या किसी भी तरह का लोन हो। तो देखिए, अगर आप केसीसी लोन ले रखे हैं तो ज़्यादा लोग ये कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दूं, एक मिनट यहाँ रोक के, केसीसी के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है जो किसी चैनल पे है, कि अगर आपके पास 1.5 एकड़ या 1 एकड़ या 1 बीघा या 1 डिसमिल ज़मीन है तो आपको कितना लोन मिल जाएगा, या लोन कैसे तय किया जाता है, एक बैंकर कैसे लोन को तय करता है आपके लिए, कस्टमर के लिए, और कस्टमर कैसे जान पाया कि जो बैंक मैनेजर है किस तरह से, या फील्ड अफसर है जिसे पीओ बोलते हैं, किस तरह से उन्होंने लोन डिसाइड किया है, उन्होंने जो लोन डिसाइड किया है वह एक्चुअल में सही तरीके से किया है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाल दिया है, एंड स्क्रीन में दे देंगे वीडियो के, वहाँ से आप देख पाएंगे उस वीडियो को। फिलहाल चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको सरफेसी एक्ट के बारे में, जिससे आपको कभी भी इसका सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो केसीसी लोन हो या कोई भी लोन हो, तो लोन दो तरह का होता है, अगर आपको हम बता दें। एक तो सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन में ही सरफेसी एक्ट काम करता है, मतलब वो आपके संपत्ति को बेच सकता है, आपके ऊपर प्रेशर करके जितना भी लोन होता है वह वापस ले सकता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत सरफेसी एक्ट नहीं आता है। ऐसे में वो आपको प्रेशर नहीं कर सकते, प्रेशर करके आपका कोई भी संपत्ति या कोई भी चीज़ बेच नहीं सकते। अब अनसिक्योर्ड लोन में क्या आता है, पर्सनल लोन। अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन ले रखा है तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा और आपको प्रेशर करके किसी भी तरह से लोन नहीं चुका पाएंगे, ना ही आपको आरसी जारी कर पाएंगे और ना ही आपको कभी जेल भेज पाएंगे। अब सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जैसे कि होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन, ये सिक्योर्ड लोन है, मतलब आपकी संपत्ति उनके पास कुछ ना कुछ है। होम लोन आपने लिया है तो अपने डॉक्यूमेंट्स, पेपर अपने घर के बैंक के पास रखे हैं, तो सिक्योर्ड लोन हो गया। अगर आप नहीं देते हैं, ईएमआई मिस कर जाते हैं, तो बैंक क्या करती है, आपकी संपत्ति को बेच करके पैसे निकाल लेती है। आपको हम थोड़ा और डिटेल बताएं कि आखिर ऐसा नौबत ही क्यों आता है कि सरफेसी एक्ट 2002 आपके ऊपर लागू होता है और आपको आरसी जारी करके जेल भी भेजा जाता है। ऐसा नौबत कब और किसे आता है, जब आपका पैसा एनपीए हो जाता है। बहुत सारे लोग एनपीए के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग एनपीए के बारे में नहीं जानते होंगे। जो जानते होंगे शायद ये नहीं जानते होंगे कि एनपीए आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में, और जो भी कस्टमर एनपीए के अंतर्गत आता है उसे एनपीए कस्टमर बोला जाता है और उनका अकाउंट बोला जाता है कि एनपीए हो गया, उनका पैसा जो है एनपीए हो गया। ऐसे अकाउंट होल्डर को एनपीए अकाउंट होल्डर भी बोला जाता है। अब एनपीए होता कैसे है, तो देखिए, यदि आपने लोन की सारी ईएमआई टाइम पे जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आते हैं सब स्टैंडर्ड अकाउंट होल्डर के रूप में। अगर आप 1-2 ईएमआई जमा किए, 3 ईएमआई जमा किए, बाकी धीरे धीरे मिस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सब स्टैंडर्ड में आते हैं। ये स्टैंडर्ड में, ये सब स्टैंडर्ड में। और तीसरा आता है, यदि आप कोई भी ईएमआई लगातार दे रहे थे, लेकिन अब लगातार जो है 3 ईएमआई यहाँ मिस कर दिए और यहाँ पे आप लगातार सारी ईएमआई मिस कर रहे हैं, 1 साल हो गया लगभग ईएमआई लगातार मिस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पे आ जाएंगे लॉस के अंतर्गत। मतलब बैंक मान के लेगी कि मेरा लॉस हो रहा है, अब 1 साल से ऊपर हो गया, अब पैसे ये वापस नहीं मिल रहे हैं मुझे जो मैंने लोन दिया था। चौथा आता है फिर डाउटफुल। जब 1 साल के ऊपर हो जाता है, बैंक देखती है कि आप ईएमआई नहीं भर रहे हैं, आप ब्याज भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपका अकाउंट जो है डाउटफुल में आ जाता है। बैंक मान के चलती है कि अब आप जो है लोन वापस नहीं चुकाएंगे, तो ऐसे में बैंक क्या करती है, आपके पैसे को एनपीए घोषित कर देती है जब आप 3 ईएमआई मिस करते हैं। वैसे तो एनपीए का जो डिफिनीशन होता है वो यह होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपने लोन की ईएमआई
या ब्याज नहीं भरा, मतलब मूलधन और ब्याज कोई नहीं भरा है, कोई भी तरह का पैसा, तो ऐसे में आपका खाता जो है एनपीए घोषित कर दिया जाता है आपका पैसा। तो बैंक क्या करती है, बैंक वेट करती है, अगर आप 3 महीने का भी समय ड्यूरेशन बिता चुके हैं, आप लोन ईएमआई नहीं जमा कर रहे हैं, और फिर आपको क्या करती है, वो 60 दिन का एक्स्ट्रा और समय देती है, वेट करती है। हो सकता है भूला भटका आकर के जमा ही करे, तो बैंक 60 दिन तक और वेट करती है। उसके बाद आपको एनपीए का एक नोटिस भेज देती है आपके घर पे बाई पोस्ट। पहले आपसे फ़ोन से कांटेक्ट करती है, अगर आप कांटेक्ट नहीं हो पाता है, या वो डायरेक्ट ही एनपीए का एक नोटिस भेज देते हैं आपके घर। और घर पे जब नोटिस आता है उसके बाद भी आपको 2 और नोटिस और रिमाइंडर के रूप में भेजते हैं। मिला जुला करके ये प्रक्रिया 1 ईयर तक चलती है, 1 साल तक आपको भेजते हैं। कुछ बैंक तो 2-2 साल तक आपको नोटिस देते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका कस्टमर किसी तरह से दुविधा में पड़ करके जेल जाए, ठीक है। वो पूरा प्रयास करती है बैंक हमारे कस्टमर के साथ किसी भी तरह से इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। वो वेट करती हैं, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, बैंक मान के चलती है, हो सकता है आप 1 साल नहीं दूसरे साल में जमा करें या 6 महीने बाद जमा करें, पूरा टाइम देती रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कस्टमर तैयार है कि हम देंगे ही नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह से बैंक कुछ भी कर ले, तो ऐसे में सरफेसी एक्ट उन्हीं कस्टमर के लिए बना होता है। बहुत सारे लोग जान नहीं पाते हैं इसके बारे में। जैसे कि केसीसी लोन के बारे में बात करें तो 1,60,000 पे ही आपकी जो संपत्ति होती है वो बंधक रखी जाती है, और आप जब खतौनी चेक करते हैं उसमें दिखाता है कि बंधक रखा गया है। तो बहुत सारे लोग गुमराह करके या जानकारी की कमी की वजह से ये कहते हैं कि हमारा तो लोन 1 लाख का है, 25,000 का, 50,000 का केसीसी है, और हमारा तो कोई बंधक रखा नहीं गया है, तो हमारा क्या बेच देंगे, ठीक है। तो उन्हें जानकारी के लिए हम बता दें कि जब आप केसीसी लोन लेते हैं तो आप अपनी खतौनी जरूर देते हैं, तो खेत के सारे डिटेल्स उनके पास रहते हैं। तो आप ऐसे मत समझिए कि अगर आपके खतौनी में बंधक नहीं दिखाया गया है तो बस एक रूल के तहत दिखाया नहीं गया है कि 1,60,000 से ऊपर हुई अगर आप लोन लेते हैं केसीसी, तभी वो बंधक जो है आपकी खतौनी में शो करता है, उससे कम में नहीं शो करता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बंधक नहीं शो कर रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट बंधक नहीं है। आपने केसीसी के लिए अपनी खतौनी खाता संख्या दे दिया तो आपका खेत एक तरह से बंधक हो ही गया है, ठीक है, भले ही वो ऑफिशियली लिखा ना हो। तो ऐसे में बैंक क्या करती है, बैंक इसी रूल के तहत को पावर है कि आपकी संपत्ति को बेच सकती है। जब 2002 के पहले इस सरफेसी एक्ट को नहीं बनाया गया था, नहीं लाया गया था, तो बैंक से जो भी लोन लेके जाता था वह वापस फिर बैंक को मुंह नहीं दिखाता था अपना, या बैंक पे नहीं आता था, भागा रहता था। मैनेजर, फील्ड अफसर या बैंक का कोई कर्मचारी आपके घर जाता था, वो घर में छिप जाते थे, भाग जाते थे, रिश्ते में चले जाते थे, कहीं भी फ़ोन नहीं उठाते थे। ऐसे में बैंक जो है काफ़ी सारे लोन बांट करके घाटे में चली जाती थी, और बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाता था, क्योंकि बैंक के पास उतनी पूंजी होनी चाहिए, बैंक इतने घाटे में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में अपनी चर्चा किया है। तो आपने देखा होगा अभी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के बारे में आपने भी देखा होगा, मैंने नेट बैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाया है। इंटरनेट बैंकिंग उसको क्यों नहीं मिला है, क्योंकि वो लगातार काफ़ी साल तक घाटे में रही। एनपीए उसका जो है 9% से कम होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उसका एनपीए हो गया है, तो इसी कारण उसे लाइसेंस नहीं मिल रहा है इंटरनेट बैंकिंग का। फिलहाल वो अलग मैटर है, अभी सरफेसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसका इंटरनेट बैंकिंग का भी हम वीडियो बना दिए, इसी चैनल पे देख लीजिएगा कि क्यों उसे लाइसेंस नहीं मिल रहा है, कब तक मिलेगा। तो अभी आपको हम बता रहे थे कि जब लोन वापस चुकाते नहीं थे लोग, तो ऐसे में बैंक घाटे में चली जाती थी, तो बैंक को लोग लाइसेंस रद्द कर देती थी आरबीआई, और बैंक बर्बाद हो जाती थी, ठीक है, कंगाल हो जाती थी। तो ऐसे में सरफेसी एक्ट आया। इसमें ये कहा गया कि बैंक को ये पावर है कि बिना वह कोर्ट का चक्कर लगाए, बिना कोर्ट का परमिशन लिए आपकी संपत्ति को नीलाम कर सकती है। सपोज दैट आपने होम लोन लिया और आप पैसे भर नहीं रहे बैंक के, तो मैंने आपको बताया कि आप सब स्टैंडर्ड वाले में से भी बाहर चले गए, लॉस वाले में से बाहर चले गए, डाउटफुल वाले में से बाहर चले गए, और आपका पैसा अब एनपीए हो गया, ठीक है, एसेट्स जो था बैंक का वो एनपीए हो गया। तो आपके होम लोन का जो भी डॉक्यूमेंट है होम का, घर का, वह क्या करेगी, संपत्ति आपकी बेचने लगेगी। अब बात आती है क्या बैंक बेचेगी? नहीं, बैंक नहीं बेचेगी, उसी के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ अगर ध्यान से देखें इसके फुल फॉर्म में सरफेसी के, तो जो भी सिक्योरिटी आपने जमा करा है और जो भी फाइनेंशियल एसेट्स आपको दिए गए हैं, जो भी आपको एसेट बैंक दी है, मतलब जो भी संपत्ति आपको बैंक दी है और आपने जो संपत्ति बैंक पर रखी है, ठीक है, उसी से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मतलब उसी से पैसे वसूले जाएंगे। एक तो जो आपको पैसा दिया गया है उससे वसूलेंगे, कैसे, जो भी ब्याज वगैरह है उससे पैसे वसूलेंगे बढ़ा करके, चार्ज वगैरह लगा करके। अगर वो नहीं है तो सिक्योरिटी जो भी आपने जमा करी है उससे पैसे वसूलेंगे। अब ये कौन वसूलेगा? तो जो भी सिक्योरिटी आपने लिख रखा है, दे रखा है बैंक को, उससे वह इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट लगाएगी खूब ज़्यादा, और उससे इन्फोर्समेंट, मतलब उससे वो पैसा निकाल लेगी किसी न किसी तरह। अब ऐसा करता कौन है? तो इसके लिए बहुत सारी एजेंसी हैं। एजेंसी जो है लोन रिकवरी एजेंट रखती हैं अपने पास, और ये एजेंसी क्या करती है, आपके घर जाती है। बैंक तो रोज़ रोज़ नहीं जाएगी, बैंक तो नोटिस दे देगी। तो जब थक हार जाती है बैंक, तो क्या करती है, वह एजेंसी से कांटेक्ट करती है
एजेंसी आरबीआई के तहत ही ये एजेंसी वाले भी होते हैं जिनका 100 करोड़ का लिमिट होता है। ये अलग बैंकिंग मैटर हो गया, ठीक है, बैंकिंग जो स्टूडेंट होते हैं। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि लोन रिकवरी एजेंट आपके घर जाते हैं और जा करके बार बार रोज़ प्रेशर बनाते हैं कि आप बैंक का पैसा वापस दो। जब उन्हें भी लगता है एजेंसी को भी कि ये पैसा नहीं देंगे कस्टमर, ये मन बना चुके हैं, तो कस्टमर उनको बताते हैं कि आप क्या करिए, लोन का सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट का मतलब ये होता है, मैंने आपको केसीसी के वीडियो में बताया था, उसको देख लीजिएगा, कि अगर आपने केसीसी 50,000 का ले रखा है तो 10,000 में 5,000 में ही पूरे लोन को कैसे ख़त्म करें, पूरा उसमें डिटेल बताया है। तो लोन रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो चलिए आप 7 लाख 6 लाख में ही इसे पूरा निपटवा देते हैं, ख़त्म करा देते हैं, इसको बंद कराइए। जब लोन रिकवरी एजेंट को लगता है कि एजेंसी को भी और बैंक को भी कि आप फिर भी नहीं तैयार हैं, तो बैंक और एजेंसी दोनों मिल करके क्या करती हैं, एजेंसी बोलती है इनके जो भी डॉक्यूमेंट है आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट बैंक एजेंसी को दे देती है। एजेंसी क्या करती है, उस डॉक्यूमेंट को वह मार्केट में उतार देती है कि मतलब ये चीज़ हम बेच रहे हैं, संपत्ति बेच रहे हैं। तो खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए आपका शहर में मेन मार्केट में घर है और वह संपत्ति जो है अब बिक रही है, बैंक उसे बेच रही है, तो बहुत सारे लोग अगल बगल के लोग खरीदेंगे अधिक दामों पे। मान लीजिए वो करंट टाइम में 1 करोड़ का है तो लोग 1.5 करोड़ 2 करोड़ देने को तैयार रहेंगे। तो ऐसे में आपका जो घर होगा बिक जाएगा और बैंक को तो पैसा मिलेगा ही, ब्याज भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, एजेंसी को भी मिल जाएगा, और आपके हाथ क्या लगा, कुछ नहीं। आपने बस लोन ले रखा था कुछ पैसों का और आपका घर भी चला जाता है इस तरह। ऐसे कार लोन की भी यही स्थिति है। लेकिन ये जो सिक्योर्ड लोन है ये उसके लिए जो है सर्विस एक्ट काम करता है। लेकिन अगर वहीं बात करें अनसिक्योर्ड लोन की, जैसे कि आपका पर्सनल लोन हो गया, तो ऐसे में लोन रिकवरी एजेंट आपको प्रेशर नहीं बना सकते। आप चाहे तो बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब देंगे, ठीक है। तो बैंक भी आपको इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं कर सकती है। तो लास्ट में क्या होता है, जब आप पैसे पूरी तरह से नहीं भरते तभी जा करके आपको रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है आरसी जारी कराती है, और आरसी जारी करती है, उसमें नोटिस देती है कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको पैसे जमा करने हैं, 15 दिन 30 दिन। अगर आप फिर भी नहीं जमा करते हैं तो आपके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है, तब जा करके आपको पुलिस जेल भेज देती है और सीधे आप जेल चले जाते हैं। आपको कोर्ट से कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट से पूरी तरह से इसमें छूट है। सरफेसी एक्ट के तहत इसमें बैंक को किसी भी तरह से किसी भी कोर्ट से कोई परमिशन नहीं लेना है कि आपके घर को बेचना है, आपके कार को बेचना है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसमें आप किसी तरह का कोई बात नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपने भी केसीसी लोन या किसी भी तरह का लोन ले रखा है और आपको भी सर्फेसी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की जा रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी एक चीज़ और बता दें आपको कि इसमें सरफेसी एक्ट के तहत और किस में नहीं काम करता है। अगर आपने कहीं किराए पे मकान ले रखा है और आपने कोई लोन ले रखा है किसी भी तरह का, तो वो आपकी संपत्ति को नहीं बेच सकती, मतलब उनके घर को नहीं बेच सकती। और एक चीज़ है, अगर आपका मात्र एक घर है और वह केवल आजीविका का आपका साधन है, आपने कोई दुकान खोल रखा है, उसमें कुछ भी कोई भी आजीविका का साधन अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो भी आपको सरफेसी एक्ट के तहत उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप सपोज दैट आपके पास एक ही ज़मीन है, मान लीजिए 1 डिसमिल 2 डिसमिल कितना भी ज़मीन है, और आप केवल उसी ज़मीन से अपना खर्चा चलाते हैं किसानी करके, तो भी आपके उस संपत्ति को बैंक नहीं बेच सकती, या सरफेसी एक्ट उस पर काम नहीं करता, लागू नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं बताया जा सकता, बहुत सारी वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा करते रहते हैं। यदि आप सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं, या केसीसी लोन या अन्य लोन पे क्या क्या कार्रवाइयाँ हो जाती हैं सरफेसी एक्ट के अंतर्गत, यदि आप इसके बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे पूरा डिटेल मौजूद है। हमारे वेबसाइट तक कैसे पहुंचे वीडियो क्लास में सुन लीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।